सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो दोस्तों, जो बच्चा नया है आज की क्लास में उसे बता दूं, आज वीकली रिवीजन की क्लास है, जैसे आप पढ़ ही सकते हैं। तो इस पूरा हफ्ता जो हमने चीजें पढ़ी हैं 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तारीख को, उन सभी का आज दोस्तों हम निचोड़ करने वाले हैं इस क्लास में। तो रेगुलर क्लास आने का फायदा देखिए। तो हमारी क्लास किस तरह से चलती है, जो करंट अफेयर्स में हमने 12 तारीख को थ्योरी में पढ़े थे, उसका पहले हमने थ्योरी पढ़ा 12 को, उसके बाद 13 तारीख को उसका किया एमसीक्यू। सिर्फ क्लास में आने से आपने एक करंट अफेयर 2 बार पढ़ लिया। अब सिर्फ क्लास में आने से आप वही करंट अफेयर आप 3 बार पढ़ जा रहे हो। कैसे याद नहीं होगा? बच्चों का सबसे बड़ा मेरे पास प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफेयर्स याद नहीं हो रहा। कैसे याद नहीं होगा, आप मुझे अपने आप बताओ। जब हम क्लास में ही 3 बार आपकी रीडिंग कर लेंगे एक हफ्ते के अंदर, एक दिन थ्योरी, एमसीक्यू और वीकली रिवीजन। अब ये चीजें हमने पढ़ी हैं कि सबसे कम उम्र के भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में। ब्रह्मोस का तीसरा अंतरराष्ट्रीय खरीदार बना है इंडोनेशिया। फ्रेंच ओपन जीता है अलेक्जेंडर। फ्रेंच ओपन, ओ माफ कीजिएगा, फ्रेंच ओपन लिख दिया, हाँ विंबलडन लिखना था। विंबलडन जीता है दोस्तों इस साल, जैसे कि हम अभी हमको पता है जैनिक सिनर और लिंडा ने। फिर केन विलियमसन की आत्मकथा द बेयर मार्जिन्स है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने सौरव गांगुली, और ड्यूरेंट कप का 135वां एडिशन। तो ये चीजें हम जब बार बार पढ़ते हैं, ये बार बार रीडिंग करने से ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब जिन बच्चों ने तो पूरा हफ्ता भर क्लास लगाई है उनको तो बहुत मजा आने वाला है, और जिन्होंने नहीं लगाई है कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। सबसे पहले दोस्तों, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? मुझे पता है बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। तो भैया ये रहा टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों, एक एक करके आराम से सवाल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से समझा समझा के पढ़ेंगे। चलिए, वैभव सूर्यवंशी किस आयु में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? अच्छा, अगर पेपर में आ जाए वनडे खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ही आएगा। लेकिन अगर पूछ ले वो टी20 या फिर कुछ ना मेंशन करे, बोले कि इंडिया का सबसे कम उम्र का कौन बना, तो वैभव सूर्यवंशी। तो इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस चल रहे थे, तो 15 साल और 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे यंगेस्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने। दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। दुनिया में पहले पर आता है हसन रजा, जो कि 14 साल और 227 दिन में पाकिस्तान की तरफ से मैच खेल गया था। आइए नेक्स्ट। तेहरान में अली खामेनी के अंतिम संस्कार समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा के साथ कौन शामिल हुआ? तो दोस्तों, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जिसे यूक्रेन ने माफ कीजिएगा इसराइल ने मार दिया था, अली खामेनी, तो उनका अंतिम संस्कार अब जाके किया था। फरवरी में डेथ हुई थी उनकी, अंतिम संस्कार जुलाई में। तो भारत की तरफ से कौन गया था? एक तो गए थे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट पवित्र मार्गरीटा, साथ में इनके गए थे बिहार के गवर्नर, जिनका नाम है सैयद अता हसनैन। कौन? ये रहे मार्गरीटा, ये रहे सैयद अता हसनैन। अली खामेनी के अंतिम संस्कार में ऑफिशियली जो इंडिया की तरफ से गए थे वो ये थे। अच्छा, और ध्यान देना, आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं लगाई हैं उनके लिए थ्योरी भी है, लिखा वही है यहाँ पे जो मैं आपको बता दिया छोटे में, कि भैया मार्गरीटा और सैयद अता हसनैन गए, तो वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप लोग अगर थ्योरी पढ़ना चाहें तो पीडीएफ में आपको सब कुछ पढ़ा हुआ मिल जाएगा। मेजर लीग बेसबॉल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? मेजर लीग बेसबॉल, मेजर लीग क्रिकेट, मेजर लीग फुटबॉल, ये सभी कहाँ खेले जाते हैं? यूएसए के अंदर खेले जाते हैं। तो मेजर लीग बेसबॉल का एम्बेसडर बना है सूर्या कुमार यादव। कौन? इंडियन क्रिकेटर दोस्तों सूर्य कुमार यादव बने हैं मेजर लीग बेसबॉल के भारतीय एम्बेसडर। नेक्स्ट, द बेयर मार्जिन्स, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा। द बेयर मार्जिन्स, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? चलिए, तो दोस्तों ये हो जाती है न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी केन विलियमसन की आत्मकथा। ठीक है, केन विलियमसन की। नेक्स्ट, सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो पहली बार 2009 में शामिल किए गए थे 3, सुनील गावस्कर, कपिल देव और बिशन सिंह बेदी। उसके अलावा आज तक 10 मेल हो चुके हैं ऐड, और 2 फीमेल्स ऐड हो चुकी हैं। तो अगर तो पूछा जाता कौन से मेल क्रिकेटर बने हैं, तो 10वें, लेकिन ऑल ओवर पूछा है तो 12वें। तो सौरव गांगुली 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति ने इंडियन ऑयल ड्यूरेंट कप के किस संस्करण की ट्रॉफियों का अनावरण किया? तो ध्यान रखें, साल 1888 में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये गोरा होता था एक दोस्तों, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव होता था गोरों का, मॉर्टिमर ड्यूरेंट, उसने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी दोस्तों शिमला से। और इस साल की बात करें, इस साल दोस्तों उसका 135वां एडिशन की दोस्तों शुरुआत हुई है, 135th एडिशन की दोस्तों शुरुआत हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसे आप अपने आप पीडीएफ में एक बार रीड जरूर करेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई संसद को संबोधित करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने? तो मोदी जी गए थे 3 देशों के दौरे पर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे इस हफ्ते मोदी जी। तो मोदी जी जब इंडोनेशिया गए, उन्होंने वहां के संसद को, उनकी पार्लियामेंट को संबोधित किया, और ऐसा करने वाले मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी संसद का नाम है पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। जैसे हम कहते हैं संसद, हम तो पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ये कहते हैं पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भ्रमण किया गया प्रम्बानन मंदिर परिसर किस शताब्दी का है? तो दोस्तों इस मंदिर को भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर इस मंदिर को दोस्तों, इसकी मरम्मत, इसको रेनोवेशन और इसका संरक्षण करने के लिए दोस्तों प्लानिंग की गई है। इंडिया की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इंडोनेशिया की तरफ से जो उनका होगा। तो ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है दोस्तों, प्रम्बानन मंदिर, 9th सेंचुरी का मंदिर है प्रम्बानन मंदिर। तो इसकी मरम्मत, इसके रख रखाव, इसके संरक्षण के लिए भारत ने टाई अप किया है। नेक्स्ट, बिंटांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो मोदी जी गए थे वहां पर, मोदी जी को उनका एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला वहां पर। तो मोदी जी का एक कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड था? प्रधानमंत्री मोदी का दोस्तों ये कौन से नंबर का इंटरनेशनल अवार्ड था? तो बिंटांग आदिपूर्ण ऑफ इंडोनेशिया जो इंडोनेशिया ने दिया, वो मोदी जी का 35वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। पिछले 12 सालों में मोदी जी का 35वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। नेक्स्ट, इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला कौन सा देश बना? ये थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहली बार हमने जब किसी को ब्रह्मोस बेचा था, वो बेचा था हमने दोस्तों फिलीपींस को। फिर पिछले महीने ही जून महीने में हमने बेचा इसको दोस्तों वियतनाम को, और इस महीने जुलाई के महीने में हमने बेचा इसको दोस्तों इंडोनेशिया को। तो दोस्तों तीसरा देश बन गया है इंडोनेशिया, जिसे भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। फिर ब्रह्मोस बनता है ब्रह्मपुत्र भारत की, मॉस्कवा नदी रशिया की, ये सभी को पता है, बहुत बार बातें हम कर चुके हैं। इंडोनेशिया भारत की किस एयर टू एयर मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बना? लेकिन ये मिसाइल जो इंडोनेशिया ने भारत से ली है, आज तक इंडिया ने किसी को नहीं बेची। पहली बार कोई विदेशी देश बना है जो बोला है कि हमको ये वाली मिसाइल दे दो। और ये मिसाइल कौन सी है? अस्त्र मार्क 1, जिसे डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वालों ने मिलकर, माफ कीजिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड वालों ने मिलकर बनाया है। तो जैसे ब्रह्मोस थी, उसे भारत और रशिया मिलकर बनाता है, अस्त्र को तो भारत की ही डीआरडीओ और भारत का ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिलकर बनाता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। जिन जिन बच्चों ने हफ्ता भर क्लास लगाई है वो एक बार लाइक जरूर कर दो अगर आज जवाब आ रहे हैं, क्योंकि इस क्लास का मोटिव यही है कि पहले दिन थ्योरी, फिर अगले दिन एमसीक्यू और तीसरे बार वीकली रिवीजन। इससे क्या, क्लास में ही चीजें याद हो जाती है बिना सेल्फ स्टडी के। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से किस सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह का विकास करने वाले हैं? याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर ये वाला बंदरगाह पड़ता है, ये वाला पोर्ट पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को जोड़ता है, किससे? अंडमान सी के साथ जोड़ता है। और ये पोर्ट है जो, ये इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है। तो इसकी मरम्मत करेगा दोस्तों कौन, मतलब इसको बनाएगा, इसको अपग्रेड करेगा कौन? इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट, साथ ही हम इंडोनेशिया को ईवीएम भी दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोस्तों पहली बार केरल में 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों में पेश किया गया था। तो बताइए भैया, कौन से साल में पहली बार ईवीएम इस्तेमाल की गई थी? जैसे आप पढ़ सकते हैं, केरल के दोस्तों परूर की जो असेंबली में जो बाय इलेक्शंस थे, बाय इलेक्शंस कब होते हैं? मान लीजिए कोई एमएलए है, एमपी है, उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह किसी और को बनाना पड़ता है, या फिर वो इस्तीफा दे देता है, उसकी जगह छोटे चुनाव जब होते हैं। तो दोस्तों पहली बार तब ईवीएम इस्तेमाल की गई थी साल 1982 में, 1982 में। और एक ईवीएम में कितनी वोट डल सकती है, कि इतनी वोट होने के बाद ईवीएम को बदलना पड़ता है? चलिए,
तो दोस्तों एक ईवीएम में 2000 वोट डल सकती हैं। सारी की सारी थ्योरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ के अर्नब पापारकर लिएंडर पेस के बाद जूनियर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों 1990 में लिएंडर पेस पहुंचे थे, आखिरी भारतीय क्वार्टर फाइनल में जूनियर विंबलडन के। क्वार्टर फाइनल में क्या, लिएंडर पेस तो जूनियर विंबलडन का खिताब जीत गए थे। और अब जाकर दोस्तों 2026 में अर्नब पापरकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है। क्वार्टर फाइनल में अर्नब हार गया था, बट कोई बात नहीं। अर्नब कहां से है? अर्नब है महाराष्ट्र से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एफडीआई नियमों में बदलाव के बाद कौन सी लंदन स्थित विदेशी बीमा कंपनी भारत के जीवन बीमा व्यवसाय की 100% मालिक बनने वाली पहली विदेशी बीमा कंपनी बन गई है? तो पिछले साल ही भारतीय सरकार ने बजट में बोला कि अब विदेशी कंपनियां 74% मालिकाना हक से पूरा पूरा 100% मालिकाना हक रख सकती हैं। तो पिछले साल तक इस कंपनी के पास 74% था, बाकी का 26% उन्होंने भारत की डाबर कंपनी को दिया हुआ था, लेकिन अब इन्होंने पूरा का पूरा अपने पास रख लिया। तो ये पहली विदेशी कंपनी बनी है जिसने इंडिया में एक कंपनी खोली है जो 100% उसी की है, बिना किसी इंडियन पार्टनर के। तो ये कंपनी है ब्रिटेन की अवीवा। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन थ्योरी सब गिवन है, जो मैंने आपको बात बताई वो यहीं पर लिखी हुई है। आइए, डायमंड लीग पोडियम पर स्थान बनाने वाले पहले भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे किस राज्य से हैं? तो दोस्तों डायमंड लीग हुआ था ये वाला, मोनाको करके जगह पड़ती है वहां पर। तो 2.26 मीटर की छलांग लगाई इन्होंने और इसके साथ इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो हाई जंप पर पहले हैं जो कि पोडियम पर आए। पोडियम मतलब 1 2 3। इसके अलावा ओवरऑल ये चौथे भारतीय बने हैं किसी भी डायमंड लीग में पोडियम पर आने वाले। हमारे दोस्तों ज्यादा इंडियन एथलीट्स बढ़िया नहीं करते, जो डायमंड लीग है वो एथलेटिक्स का होता है। तो ओवरऑल चौथे बने हैं, हाई जंप में पहले बने हैं। सर्वेश कुशारे कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बातें बताई। थर्ड आए हैं, डायमंड लीग मोनाको में हुई थी 2.26 मीटर, जैसे मैंने बोला सारी थ्योरी। और नीरज चोपड़ा, श्री शंकर और विकास गौड़ा के बाद चौथे इंडियन है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 10 असिस्ट दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? 10 असिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक खिलाड़ी है, ये एक खिलाड़ी है, ये गोल है, इस खिलाड़ी ने इसे बॉल दी और इसने गोल किया, तो गोल इसके नाम पर आएगा, लेकिन इसकी मदद करी यानी कि इसको असिस्ट किया इसने। तो इस खिलाड़ी ने अभी तक 10 असिस्ट दे दिए हैं, अभी तक 10 असिस्ट दे दिए हैं। अभी ये खिलाड़ी फाइनल खेलेगा। तो ये खिलाड़ी है दोस्तों लियोनल मेसी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के। तो नेक्स्ट आइए, चलिए, विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब फाइनल में कैरोलिना मुचोवा को हराकर किसने जीता? ये थंबनेल के ऊपर गिवन है, मैंने गलती से फ्रेंच ओपन लिख दिया है शायद, बट मैंने ठीक कर दूंगा चलो इसको। तो इस बार बड़ी कमाल की बात हुई, जो महिलाओं का सिंगल्स का फाइनल हुआ उसमें दोनों लड़कियां चेक रिपब्लिक की थी। जो हारी कैरोलिना वो भी चेक रिपब्लिक की, और जो जीती वो भी चेक रिपब्लिक की। कौन थी चेक रिपब्लिक की? उसका नाम था लिंडा नोस्कोवा। तो ये है लिंडा, ये रही कैरोलिना। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो थाली हाथ में पकड़ी हुई है, ये जो ट्रॉफी जीती है विंबलडन की, इसको कहा जाता है वीनस रोज वाटर डिश। आजकल पेपर में सवाल आने लगा है, क्योंकि ये तो सब पढ़ लेते हैं कि लिंडा जीती, कैरोलिना को हराया, लिंडा चेक रिपब्लिक से। लोग ये नहीं पढ़ते कि ये जो ट्रॉफी पकड़ी है इसका नाम क्या है। अगर हम तेज हो रहे हैं, एग्जामिनर तो हमसे ज्यादा तेज हो रहा है ना। चलिए, निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो इसके अंदर वो 500 कंपनियों का दोस्तों डेटा है जो कंपनियां किसी भी तरह से जानवर का उपयोग नहीं करती, ना टेस्टिंग के लिए करती हैं, किसी तरह से बेसिकली उन पर अत्याचार नहीं होता। अत्याचार का मतलब ये मत समझो उनको मार धाड़, उनका मान लीजिए उनके ऊपर घोड़सवारी भी लोग अत्याचार मानते हैं। पहले युद्ध वगैरह घोड़ों पर ही लड़े जाते थे, बट अब समय बदल चुके हैं। तो ऐसी 500 कंपनियों का दोस्तों इंडेक्स तैयार किया है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। अगर आप चाहें तो ऐसी 500 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, WDMA ग्लोबल एयर पावर लिस्ट में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला? अच्छा, इसमें टॉप किया है यूएस की एयरफोर्स ने, दूसरे नंबर पर आई है यूएसए की आर्मी की एयरफोर्स, तीसरे नंबर पर है रशिया की एयरफोर्स, चौथे नंबर पर है यूएसए की नेवी की एयरफोर्स, पांचवें पर है यूएसए की मरीन की एयरफोर्स, और छठे नंबर पर आता है इंडियन एयरफोर्स। तो अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो भारत छठे पर है, लेकिन देश अमेरिका और रशिया, तो उस मामले में हम तीसरे पर हैं। तो ध्यान रखना पेपर में क्या पूछा जा रहा है। तो वैसे हम तीसरे पर हैं,
लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो छठे पर है, जैसे मैंने बोला अमेरिका, नेवी, ये सब। नेक्स्ट आई, बेंगलुरु में आयोजित होने वाला एरो इंडिया 2027 दोस्तों कौन सा संस्करण होगा? तो दोस्तों ये जो इवेंट है हर 2 साल में एक बार होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स का इवेंट होता है। मतलब यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां आती हैं, अपने जहाज, अपने हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर जेट्स का प्रदर्शन करती हैं कि किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। तो ये एरो इंडिया 2027 जो बेंगलुरु में होने वाला है, इससे पहले 2025 में हुआ था, ये होगा बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर। कौन से? येलाहांका। और ये है दोस्तों इसका 16वां एडिशन, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन का खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किसने किया? बचाव का मतलब पिछले साल भी यही जीते थे। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव कहां से हैं? अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं जर्मनी से, और इनको हराया है जिस लड़के ने, वो लड़का है इटली से। बताइए भैया कौन है वो? तो वो लड़के का नाम है यानिक सिनर, ध्यान रखेंगे, यानिक सिनर। और ये जो इसने हाथ में ट्रॉफी पकड़ी हुई है, इस ट्रॉफी का नाम है जेंटलमैन सिंगल्स ट्रॉफी। लिंडा ने ट्रॉफी जीती, उसका नाम क्या है? वीनस रोज वाटर डिश, इसका नाम है जेंटलमैन सिंगल्स ट्रॉफी। तो ध्यान रखेंगे दोनों का। ये रिपीट हो गया सवाल, लिंडा नोस्कोवा। नेक्स्ट, भारतीय सेना 450 कार्ल गस्टाफ M4 रॉकेट लॉन्चर दोस्तों किस स्वदेशी कंपनी से खरीदेगी? ये स्वदेशी कंपनी ये रॉकेट लॉन्चर भारत के झज्जर हरियाणा में बनाने वाले हैं। कहां पर? भारत के झज्जर हरियाणा में दोस्तों ये बनाने वाली है कंपनी ये रॉकेट लॉन्चर्स। 7-7 किलो के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनके पुराने एडिशन M2 M3 हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये है स्वीडन की कंपनी साब। तो ध्यान रखेंगे भारतीय आर्मी को ये M4 रॉकेट लॉन्चर्स मिलेंगे 450। नेक्स्ट, पूरे भारत में लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 3,000 करोड़ की योजना का नाम क्या है? तो इंडिया में हम लोग तो पेड़ पौधों को, जानवरों को पूजते हैं, तो उसी तरह सरकार ने पूरे देश भर में 15,000 ऐसे छोटे जंगल ढूंढे हैं जो लोगों के लिए धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जरूरी है। सरकार ने बोला हम उनकी मरम्मत करेंगे, हम उनको आपको संरक्षण करने में मदद करेंगे, और 3,000 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया है। और उस योजना का नाम है अमृत वन संरक्षण योजना। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वही सब कहानी है यहाँ पर। नेक्स्ट, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, मिष्टी, जो हमारे दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं जो कोस्टल एरियाज में होते हैं, जिनको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। सुंदरबन वस्ट, सुंदरबन सुना है? सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेटलैंड, गूगल करना वहां पर कैसे पेड़ पौधे हैं, पानी में कैसे होते हैं, समुद्र में। उनके बचाव के लिए दोस्तों ये स्कीम चालू हुई थी। अब इसको 2029 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला सवाल मिष्टी हो जाता है, पेपर में सवाल बनता है ये मिष्टी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड ने 35,000 करोड़ के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? जैसे मैंने बताया, मोदी जी गए थे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो इंडोनेशिया को तो बहुत कुछ बेच दिया था, न्यूजीलैंड में ज्यादा नहीं, बस एक टारगेट लेकर आ गए कि भैया साल 2030 तक हम दोनों अपने आपस में 35,000 करोड़ का व्यापार करेंगे, तुम बेचो हम बेचें, बेच रहा है कोई, बस ऐसा अच्छा होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, 35,000 करोड़। नेक्स्ट आई, नाबार्ड के पास वर्तमान में कितने जीआई टैग वाले उत्पाद हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो हाल फिलहाल में ही इन्होंने 28 नए जीआई टैग अप्लाई किए हैं, और उनको मिलाकर अब नाबार्ड के पास कुल मिलाकर दोस्तों 176 जीआई टैग्स है, 176 जीआई टैग्स है नाबार्ड वालों के पास। नेक्स्ट, मार्च 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के पास कितने जीआई टैग्स हैं? देखो आप ना, रोज की क्या होता है, रोज के लेवल पर, रोज की डेट पर, मतलब रोज रोज दोस्तों नया जीआई टैग आ रहा है। तो सरकार ने बोला कि हम रोज रोज ट्रैक नहीं कर रहे, हमने एक डेट रख ली है कि मार्च टू मार्च देखेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर होता है सरकारों का, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक का। तो सरकार ने बताया कि हमारे पास 822 जीआई टैग्स हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा है किसी स्टेट के पास 83। कौन सी स्टेट है वो? चलिए, सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं 83, वो हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पास, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु दोस्तों 76, तीसरे पर है वेस्ट बंगाल 59। नेक्स्ट, चलिए,
अहमदाबाद ने गुजरात के भाडज में 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ये रिकॉर्ड पहले असम के पास था, 3,31,000 पौधे लगाए थे 2023 में। लेकिन ये अहमदाबाद के भदज में हुआ इवेंट, 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगा दिए हैं और ये बन गया है दोस्तों विश्व रिकॉर्ड। बढ़िया लग रही हो क्लास? पूरा का पूरा हफ्ता रिवाइज करवा रहा हूं जैसे मैं बोल रहा हूं, और जो मेन चीजें आपको बता दे रहा हूं। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये थ्योरी का मटेरियल आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आराम से आप अपनी रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा हफ्ता कवर्ड है इस क्लास। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीपीआरडी के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों आलोक कुमार मित्तल। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बड़ी पोस्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया अध्यक्ष बने हैं अमित गर्ग साहब। और जहां पर आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, इसका डायरेक्टर कौन बना है? चलिए, जैसे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है मसूरी लबासना, सुना होगा आपने नाम, वैसे ही आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं हैदराबाद में। और इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों सुजीत पांडे। कौन? सुजीत पांडे। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत कौन बना है? चलिए, नॉर्थ कोरिया में दोस्तों इंडिया का नया राजदूत कौन बना है? आइए, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, नॉर्थ कोरिया में इंडिया का नया राजदूत बना है संजीव जैन साहब, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बहुत बड़ा पुरस्कार यूएसआईएसपीएफ का लीडरशिप का पुरस्कार दोस्तों इस साल किसे दिया गया? यह पुरस्कार उसको दिया जाता है जिसने भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारों को बढ़िया किया। पिछले साल जैसे ये पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला साहब को मिला था, और इस साल इस अवार्ड को दोस्तों एयरटेल के फाउंडर सीईओ सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। बहुत बड़ा पुरस्कार है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गांव ग्राम स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से शुरू किया? इन्होंने बोला कि हम गांव के लेवल पर जाकर चेक करेंगे कहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा और वहां पर हम नेटवर्क पहुंचाएंगे। तो दोस्तों इंडिया में जहां पर नेटवर्क नहीं जाता, जहां पर कोरियर नहीं जाता, वहां पर जाता है हमारा डाक विभाग। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने टीआरएआई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके साथ टाई अप किया और बोला कि हम गांव के लेवल पर जाकर चेक करेंगे कहां पर नेटवर्क नहीं है और वहां पर नेटवर्क हम लेकर आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी बढ़िया दोस्तों इनिशिएटिव। हैप्पी सिटी इंडेक्स लॉन्च किया था दोस्तों, तो ये इंडेक्स लॉन्च किया था दोस्तों टाइम आउट वालों ने। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं जब भी इंडेक्स आए 4 सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। पहला तो क्या है, हैप्पी सिटी इंडेक्स क्या कहता है कि किस देश में लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, किस शहर में लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। किसने लॉन्च किया इसे? टाइम आउट वालों ने लॉन्च किया। दो चीजें। तीसरी चीज, टॉप किसने किया है इसे? टॉप किया है दोस्तों इंग्लैंड का एक शहर है बाथ, उसने किया है दोस्तों इसको टॉप। और चौथा होता है कि भारत की तरफ से टॉप किसने किया? तो भारत की तरफ से टॉप किया जयपुर ने। जयपुर रहा दोस्तों 6ठे नंबर पर। तो जब भी इंडेक्स पढ़ो, मेरे से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, 4 चीजें। क्या कहता है इंडेक्स, किसने लॉन्च किया, टॉप पर कौन, और भारत कौन सी रैंक पर है। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वीबीजी रामजी एक्ट किस डेट से लागू हुआ? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अंग्रेजी में याद रखना है बेटा, गड़बड़ी मत करना है इसमें। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, तो इसे दोस्तों 1 जुलाई 2026 से लागू कर दिया गया है। और मैंने आपको बीबीजी रामजी और मनरेगा सरकार के बीच में दोस्तों डिफरेंस भी बताया था। नेक्स्ट, एंडी बर्नहम किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की संभावना है? अभी प्रॉपर चुनाव नहीं हुए, बस ऐसा हुआ है कि हाँ वोट्स हो गई हैं कि हाँ ठीक है आपको बना देंगे, हम आपके साथ हैं। ऑफिशियल वोटिंग होनी बाकी है। तो कीयर स्टारमर दोस्तों यूके के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह एंडी बर्नहम बन सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अमेरिकी वायुसेना अकेडमी में शामिल होने वाले पहले सिख अमेरिकी कौन बने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने वाले पहले सिख अमेरिकी कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों चिराग वीर सिंह सराव। कौन है? चिराग वीर सिंह सराव। आइए,
लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है जो लंदन इंग्लैंड में, वहां पर महिलाओं का मैच हुआ, टेस्ट मैच पहली बार हुआ, वनडे तो हुआ है, तो पहली बार वहां पर टेस्ट मैच हुआ और वो हुआ दोस्तों इंडिया की महिलाओं का इंग्लैंड की महिलाओं के साथ। और बड़ी खुशी की बात है, इंडिया की महिलाएं जीत गई इंग्लैंड की महिलाओं से 270 रनों से। और पहली बार किसी महिला ने टेस्ट मैच में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शतक लगाया है और वो लगाया है इंडिया की यस्तिका भाटिया ने। ध्यान रखेंगे, यस्तिका भाटिया। नेक्स्ट चलिए, तो लॉर्ड्स में मतलब जब भी कोई टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैचेस में क्या होता है, अगर आप 100 रन या फिर आप 5 विकेट लेते हैं तो वहां के ऑनर्स बोर्ड के ऊपर आपका नाम लिखा जाता है। तो एक तो यस्तिका भाटिया का नाम लिखा गया, उसके अलावा एक और का नाम लिखा गया जिसने दोस्तों 5 विकेट लिए थे। कोई बताना चाहेगा मुझे वो कौन थी? अच्छा, और जिसने 5 विकेट लिए थे उसे ही दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इकलौता मैच था तो दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज तो होगा नहीं, तो प्लेयर ऑफ द मैच भी वही लड़की बनी थी और वो लड़की का नाम है दोस्तों क्या? क्रांति गौड़। क्या जवाब हो जाता है भैया? क्रांति गौड़, ये रही क्रांति गौड़। नेक्स्ट अगला सवाल वही है, भारत ने किसे हराकर टेस्ट मैच जीता? तो दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता, कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, पूर्व कप्तान हिदर नाइट ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं चाहे जीतूं चाहे हारूं, ये मेरा आखिरी मैच होने वाला है। अब जैसे लोग पता नहीं कह रहे हैं कि 19 जुलाई का मैच रोहित शर्मा का आखिरी मैच होने वाला है, पता नहीं। तो हिदर नाइट दोस्तों इंग्लैंड की क्रिकेटर थी, अब ये भारत बनाम इंग्लैंड मैच हुआ और ये आखिरी मैच था, इन्होंने बोल दिया ओके चाचा बाय बाय। नेक्स्ट, एक मिनट। अच्छा, स्टीफन फ्लेमिंग 18 वर्ष बाद किस आईपीएल टीम के मुख्य पद स्पोर्ट्स से हटे? ध्यान रखेंगे, स्टीफन फ्लेमिंग कहां से हैं? स्टीफन फ्लेमिंग दोस्तों न्यूजीलैंड से हैं। और बताइए फटाफट किस टीम के कोच के ओहदे से दोस्तों उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, चेन्नई सुपर किंग्स के कोच के ओहदे से। बड़े छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट, 38 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान ये किस देश से थे? 38 वर्ष की आयु में निधन होने वाले। रिवीजन अच्छी हो रही हो, एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारा करंट अफेयर है इस क्लास के अंदर, अराउंड अराउंड आप लगा लीजिए 70 से 80 करंट अफेयर्स होंगे, सवाल तो अराउंड अराउंड 100 होने वाले हैं। 70-80 करंट अफेयर है इस क्लास में, सवाल अराउंड 100 होंगे। तो इसका जवाब हो जाता है दोस्तों क्या? अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज से। नेक्स्ट, नेमार जूनियर ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वर्ल्ड कप से बाहर हुई इनकी टीम जैसे ही इन्होंने बोला कि अब से मैं इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलूंगा। कौन है भैया, मतलब कौन से देश से हैं? तो ये हैं ब्राजील से, ध्यान रखेंगे ब्राजील से हैं ये। नेक्स्ट, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के शुभांकर मयूर का अनावरण किया गया, ये प्रतियोगिता किस शहर में होगी? मयूर दोस्तों नाम है, ये वैसे क्या है? वैसे एक मोर है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैस्कॉट बनाया है, शुभंकर बनाया है मोर को, उसका नाम है मयूर। और ये 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है कहां पर? नई दिल्ली में होने वाली है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ASHAPS, ये हमने क्या बात की थी कि जैसे जमीन पर होते हैं नेटवर्क के टावर्स, वैसे ही मान लीजिए अंतरिक्ष में एक उड़ता हुआ टावर है, साथ ही साथ वो निगरानी भी रख देता है। भारत अब अपना बना रहा है दोस्तों, और हम 23 किलोमीटर की हाइट पर उसको उड़ाने की हम योजना बना रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए सरकार इस पर लगा रही है और इसकी फुल फॉर्म है एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रहे उड़ते हुए टावर जो साथ ही साथ निगरानी का काम भी करते हैं। आइए, अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो पूरे भारत भर के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जल शक्ति मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर वाले आके उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता की भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहा? नई दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। आइए नेक्स्ट, भारत के पहले सरकारी AI विश्वविद्यालय की घोषणा किस राज्य ने की? तो दोस्तों इन्होंने बोला कि हम शुरू से उसको बनाएंगे ही AI विश्वविद्यालय। मैं पढ़ाया था तब बताया था कि वैसे तो जो मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहां पर गूगल जेमिनी का टाई अप हुआ है, लेकिन वो AI यूनिवर्सिटी नहीं है। ये इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे ही पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी।
और ये बनाएंगे कर्नाटक के अंदर बनाएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी ने बताया है। नेक्स्ट, भारत ने शांति अभियान किस संगठन की सदस्यता के लिए शुरू किया? तो दोस्तों अगले साल चुनाव है 2028-29 में, सिर्फ एक सीट है, जिस सीट में दोस्तों भारत का दोस्तों मुकाबला होने वाला है किसके साथ? ताजिकिस्तान के साथ। भारत इसका दोस्तों मेंबर 8 बार ऑलरेडी रह चुका है, अब हम 9वीं बार मेंबर बनना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रचार शुरू कर दिया है और ये हम बनने वाले हैं UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर। शांति की फुल फॉर्म सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष फंड बनाया है दोस्तों सरकार ने, 1600 करोड़ रुपए है और बोला ये जो पैसा है ये प्राइवेट कंपनीज को ही दिया जाएगा। तो उसमें से पहली बार निवेश मिला है किसी प्राइवेट कंपनी को जिसका नाम है ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस को सरकार ने 60 करोड़ रुपए दिए हैं। ध्रुव स्पेस कहां की कंपनी है? चलिए, ध्रुव स्पेस कहां की कंपनी है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ध्रुव स्पेस है हैदराबाद की कंपनी। पहली बार इस फंड से पैसा निकाल के दिया है, ध्रुव स्पेस को मिला है। नेक्स्ट, आई भारत ने ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक दोस्तों किस शहर में आयोजित की? तो दोस्तों ब्रिक्स की बैठक है इस साल भारत में। उसके अलावा हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, एनर्जी मंत्रियों की, एग्रीकल्चर वालों की, MSME की, महिलाओं की, ट्रांसपोर्ट की, उसके साथ ही लेबर मंत्रियों की भी मीटिंग हुई। और ये मीटिंग कहां पर हुई? ये हुई हैदराबाद में। तो ये तो ध्यान रखेंगे ही कि ब्रिक्स की मीटिंग कहां होगी जब होगी, लेकिन उससे पहले ये जो छोटी मीटिंग्स हुई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने इकट्ठी लिख दी है एक स्क्रीन पर। नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, जियो प्लेटफॉर्म का CEO दोस्तों कौन बनने वाला है? बन चुका है नया। तो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स का नया CEO बन चुके हैं पवार साहब। कौन से पवार? पंकज पवार साहब बन चुके हैं। नेक्स्ट, 5 भारतीय छात्रों ने 56वें अंतरराष्ट्रीय फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो इंडिया की तरफ से 5 लड़के गए थे, पांचों गोल्ड जीत कर आ गए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहली पोजीशन पर इंडिया के साथ 5 और देश है कौन से 5 देश हैं वो याद नहीं रखना आपको, बस ध्यान रखना कि इंडिया की तरफ से 5 लड़के थे और पांचों लड़कों ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। तो टोटल उनके नंबर मिलाकर दोस्तों इंडिया फर्स्ट पर आया और इंडिया के साथ 5 और देश हैं जो फर्स्ट आए। और ये ओलंपियाड हुआ था दोस्तों कोलंबिया में। कोलंबिया में ये देखिए बुकारा मंगा करके जगह है कोई कोलंबिया में, वहां। आइए नेक्स्ट, भारत, अरे ये तो हो गया है तो ना, पुराने सवाल क्यों आ गए? एक सेकंड दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब वही आ गए, यस्तिका भाटिया, स्टीफन फ्लेमिंग वगैरह। बचा है भी, रुको रुको रुको, वो हाँ, नहीं नहीं ये भी नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, कल की क्लास का रह गया है, बस उसको हम कर ही लेते हैं इससे ही। चलिए चलिए, ये रह गए थे, ये गलती से रिपीट हो गए थे मुझसे। 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों किस देश ने की? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, छठा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक वालों का हुआ था 2025 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। लेकिन 5वीं सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नहीं पढ़ के जाएगा ना उसके लिए। तो ध्यान रखेंगे, छठा सम्मेलन 2025 में थाईलैंड में हो चुका है, लेकिन 5वीं बिम्स्टेक वालों का सुरक्षा का सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अब छठा सम्मेलन हो गया है बैंकॉक थाईलैंड में, 7वां कहाँ होगा वो हमें पता है, कब होगा ये नहीं पता। जो अध्यक्ष है वही करवाएगा। बताइए बिम्स्टेक का अभी अध्यक्ष कौन है? दोस्तों बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष है बांग्लादेश। तो छठा सम्मेलन हो चुका है 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में, 7वां बांग्लादेश को करवाना है, वो बांग्लादेश की मर्जी कब करवाएगा। हमें बस ध्यान रखना है कि 5वां सुरक्षा का सम्मेलन इंडिया में हुआ है नई दिल्ली के अंदर, इतना हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट, ये हमने सब पढ़ लिया था दोस्तों, ट्रिक है बिम्स्टेक के देशों की, और ये बिम्स्टेक की थोड़ी सी, इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे। कब बना था? 1997 में। ये सभी हमने क्लास में पढ़ा था, तो ये PDF में मिल जाएगा, मैंने आप एक रीडिंग रख लेंगे आप। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा तेलंगाना 2026 के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा था? सारा का सारा 7 के 7 खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स
एडिशन कहाँ हुए थे, टॉप किसने किया, मैस्कॉट, सब कुछ हमने पढ़ा था इस क्लास में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। वही मैं बोलता हूँ, आप अगर रेगुलर आ रहे हैं, आप रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं, रोज ये 6 बजे आपको वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई मिल जाएगी, तो आपको करंट अफेयर की आपको टेंशन छोड़ देनी है। तो जो हफ्ते में हमने 70 से 80 करंट अफेयर किए, डेली के इतने ही बनते हैं, 10 से 12, उससे ज्यादा नहीं बनते। मुद्दा वही है कि 70 अगर हफ्ते के बने हैं, 80 हफ्ते के बने हैं, महीने के 240, 250 हो गए, 6 महीने के वही हो गए 1500, एक साल के हो गए 3000। प्रॉब्लम वो है, बच्चा ना चाहता है कि सर और करवा दो और करवा दो। बेटा महीने के अगर 500 करंट अफेयर हो गए, 6 महीने के 3000 हो जाएंगे, रिवीजन कैसे करोगे? जितने करवा रहा हूं इतनी मैं बता दूं, रेलवे के एग्जाम्स में इससे सवाल आ रहे हैं, बच्चों से पूछ लेना जो मेरे से पढ़े हैं, एनटीपीसी वाले, वो बता देंगे आपका जवाब। नेक्स्ट, स्पेन ने 16 वर्षों में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के लिए किस टीम को हराया? तो अर्जेंटीना का सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, और दोस्तों स्पेन का सेमीफाइनल हुआ था फ्रांस के साथ। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया, स्पेन ने फ्रांस को हराया, और 20 तारीख को स्पेन बनाम अर्जेंटीना का मैच है, और 18 तारीख को फ्रांस बनाम इंग्लैंड का मैच है। नेक्स्ट, हो चुका है 18 तो निकल चुकी है ना, 12:30 बजे रात। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 20 पदक जीते। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 4 गोल्ड हैं इसमें हमारे टोटल। लड़कियों की कैटेगरी में हम सेकंड आए हैं, लड़कों की कैटेगरी में हम दोस्तों थर्ड आए हैं, और ये चैंपियनशिप हुई थी पटाया, थाईलैंड में हुई थी। जैसे मैंने बोला, 4 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, लड़कियों में सेकंड, लड़कों में थर्ड। फायदा मैं वही बोल रहा हूं, उसी को है जो रेगुलर आ रहा है। अब आप एक दिन आगे सोचो, आपने वीकली देख ली, चलो सर वीकली देख लूंगा, डेली आओ। आपको वीकली में ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, डेली का 1 घंटा बस देखनी है वीडियो, नोट्स भी नहीं बनानी, मेरी गारंटी याद करवाने। जो एग्री करता है, जो जो रेगुलर आ रहा है बच्चा, एक बार लाइक कर दो, और कमेंट में जरूर बताना बच्चों को कि हाँ सर मजा आया है, याद हुई है चीजें। एक्चुअली आप लोग कमेंट नहीं करते तो लोगों को पता ही नहीं लगता। कमेंट जरूर करा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो कि यार ऐसे ऐसे वहां पर पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहा है तू। नेक्स्ट, भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर अश्वत एस, ये किस राज्य से हैं? चेस की बात हो रही है दोस्तों। भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं अश्वत एस, किस स्टेट से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अश्वत एस है तमिलनाडु से, और पिछले 6 महीने में 6 ग्रैंड मास्टर हमको मिल चुके हैं। 6 नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 साढ़े 3 महीने में हमको 6 मिल चुके हैं। नेक्स्ट, किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में उन्हें किसने हराया? तो जिसने हराया वो लड़का है ताइवान से, और क्योंकि चाइना ताइवान नहीं इस्तेमाल करने देता नाम, तो वो है चाइनीज ताइपेई से। ताइवान और चाइनीज ताइपेई एक ही है, तो उन लड़के का नाम है सूली यंग। तो सूली यंग ने भारत के किदम्बी श्रीकांत को यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हरा दिया। नेक्स्ट, भारत ने शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में माफ कीजिए, 24 मेडल के साथ टॉप किया। तो ये प्रतियोगिता कहां हुई थी? यहां पर भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल 24 मेडल्स जीते हैं। और ये है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये हुई थी जर्मनी में, जर्मनी के सूहल में। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत टोटल 24, सूहल जर्मनी में। नेक्स्ट, पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पॉलिसी बाजार, बिहार एपीओ का पेपर हुआ था दोस्तों, जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उसमें ब्रांड एम्बेसडर से सवाल आए हैं। आता है सवाल, ये बच्चों को लगता है कि नहीं आता, आता है। अमिताभ बच्चन बने हैं। जिसको नहीं आते ना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है इनमें, वो कहता है नहीं आता, है ना। आइए, जेडब्ल्यू मैरियट का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 5 स्टार चेन है दोस्तों होटल की, जेडब्ल्यू मैरियट, उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो दोस्तों उसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ऐश्वर्या राय बच्चन। सास ससुर जी बने हैं पॉलिसी बाजार के, बहू बनी है जेडब्ल्यू मैरियट की। और ओह माफ कीजिए, वीजा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? शाहरुख खान है वीजा के ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये थी क्लास। अब ये वाले करंट अफेयर जो हमने कल किए थे, इसको हम करेंगे दोस्तों मंडे को एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि आप डेली आने की कोशिश कीजिए क्लास में, क्लास में ही आपकी चीजें याद हो जाएंगी। और जो बच्चा डेली आया है और आज उसने वीकली लगाई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हुई चीजें याद की नहीं हुई। सिर्फ क्लास में आने से, बिना किसी सेल्फ स्टडी के, चीजें याद हुई या नहीं हुई, सच सच बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी क्लास आज की।
मंडे को मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। टेलीग्राम यही रहेगा, इस पर आपको इसकी पीडीएफ आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।